Assalamu alaikum. Now we are going to discuss about some basic physiological conditions under which apoptosis occurs. तो सबसे पहली कंडीशन है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस. जब कभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है तो बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनके अंदर एपोप्टोसिस होती है. तो लेट्स सपोज जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो इनिशियली हैंड की डेवलपमेंट होती है इस तरह, बिल्कुल इस तरह हैंड पहले बनता है. देन फिर होता क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जैसे हैंड्स बिल्कुल पहले इस तरह बनते हैं, बिल्कुल इस तरह. फिर होता क्या है कि ये जो इंटरडिजिटल क्लेफ्ट है, ये वाला एरिया इंटरडिजिटल एरिया, इस जगह पर जो सेल्स होते हैं उनकी हो जाती है एपोप्टोसिस. हैंड बिल्कुल इस तरह होता है, बिल्कुल जैसे मैंने बनाया था ऐसे, बिल्कुल इस तरह फ्लैट हैंड, जिस तरह अक्सर जानवरों का भी कुछ होता है, बिल्कुल फ्लैट हैंड्स. तो इनिशियली उसकी डेवलपमेंट ऐसे होती है हैंड की. फिर होता क्या है कि ये जो इंटरडिजिटल एरिया है, इस जगह पर मौजूद सेल्स जो हैं उनकी हो जाती है एपोप्टोसिस, और ये फिर एक क्लेफ्ट क्रिएट हो जाता है और इस तरह फिंगर और डिजिट्स बनते हैं. तो ये एक एग्जांपल हो गई कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान भी एपोप्टोसिस होती है. दूसरी है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास सेल्स हैं टिश्यूज़ के अंदर जिनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है हार्मोन्स पर. फॉर एग्जांपल यूट्रस में एंडोमेट्रियम हो गई, वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर होती है. इसी तरह ब्रेस्ट हो गया, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, और जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है वो भी हमारे पास हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होता है. इसी तरह बहुत सारे सेल्स हैं जिनकी एक्टिविटी अंडर हार्मोनल कंट्रोल होती है. जब कभी हार्मोन्स की एक्टिविटी वहाँ से ख़त्म कर दें, हम किसी भी तरीके से हार्मोन्स की एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो उन सेल्स की एपोप्टोसिस हो जाती है. तो दूसरा हमारे पास फैक्टर कौन सा है, कौन सी कंडीशन है, हार्मोनल विथड्रॉल. हार्मोनल विथड्रॉल, लेट्स सपोज प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग जो है हमारे पास, बहुत सारे प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेशन के दौरान हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, जो कि ब्रेस्ट पर एक्ट कर रहे होते हैं और उनके सेल्स की एक्टिविटी को मॉडिफाई करते हैं. जब कभी जो नॉन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट हैं या प्रेगनेंसी जब टर्मिनेट हो जाती है, फिर होता क्या है कि हार्मोन्स विथड्रॉ हो गया, प्रोलैक्टिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं है. तो ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं मायोएपिथेलियल सेल्स, उनकी कुछ एपोप्टोसिस हो जाती है. इसी तरह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, मंथली साइकिल्स हैं, तो जब कभी मेंस्ट्रुएशंस ऑनसेट होती है तो उससे थोड़ा सा पहले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक्ट कर रहे होते हैं यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर. मेंस्ट्रुएशन से ऑनसेट से पहले देयर इज सडन विथड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन. तो जब उनकी विथड्रॉल होती है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है एंड इट इज स्लफ्ड ऑफ. तो दूसरा हमारे पास हो गया हार्मोनल विथड्रॉल. तीसरा हो गया इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट. इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, हमें पता है कि जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं और टी लिम्फोसाइट्स हैं. जो उनमें से टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन होती है थाइमस में. लेट्स सपोज ये हमारे पास है थाइमस. अब ये है हमारे पास एक सेल. तो ये सेल जब एंटर हुआ थाइमस के अंदर तो इसकी होती है मैच्योरेशन, और हमारे पास इस टी सेल पर क्या होता है, कुछ आकर रिसेप्टर लग जाते हैं विच रिकॉग्नाइज एंटीजन. तो हम कहते हैं कि टी सेल जो हैं वो मैच्योर हो गए. इनकी मैच्योरेशन कहाँ होती है, थाइमस के अंदर. कैसे होती है कि ये जो टी सेल्स हैं इनकी मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर्स लगते हैं विच रिकॉग्नाइज एंटीजन, और इस तरह इसकी मैच्योरेशन हो जाती है. अब होता क्या है कि कुछ ऐसे टी सेल्स भी होते हैं जिन पर जो रिसेप्टर लगते हैं वो हमारी बॉडी के अपने एंटीजन्स के लिए होते हैं. अगर उन सेल्स को हम फ्री छोड़ दें तो हमारे अपनी बॉडी के एंटीजन के साथ बाइंड करके उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो ऑटो इम्यून रिएक्शन डेवलप हो जाएगा. नॉर्मली होता क्या है कि वो तमाम सेल्स जिन पर हमारी बॉडी के अपने एंटीजन्स के अगेंस्ट रिसेप्टर होते हैं वो उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है थाइमस के अंदर. तो वो तमाम सेल्स जिनके मेम्ब्रेन पर हमारी बॉडी के अपने एंटीजन्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स.
यानी उन पर मौजूद रिसेप्टर अपनी बॉडी के जो पहले से एंटीजन है उनके साथ बाइंड करती है। तो उन तमाम सेल्स की थाइमस के अंदर क्या आ जाती है, एपोप्टोसिस। तो ये हमारे पास तीसरा फिजियोलॉजिकल कंडीशन हुई जिसमें एपोप्टोसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस, बहुत एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हैंड की एग्जांपल थी। हार्मोनल विथड्रॉल, जिसमें एंडोमेट्रियम आ गई, ब्रेस्ट आ गया इसकी एग्जांपल के तौर पर। इम्यून सिस्टम जब डेवलप हो रहा है हमारा, तो वो तमाम टी सेल्स जिन पर हमारी बॉडी के अपने एंटीजन्स के लिए रिसेप्टर्स हैं, यानी ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स, उनकी क्या हो जाती है, एपोप्टोसिस। चौथा है हमारे पास बोन मैरो। लेट्स सपोज ये बोन मैरो है। तो बोन मैरो के अंदर बहुत सारे स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह बना रहे हैं। तो इनके अंदर भी एपोप्टोसिस होती है। लेट्स सपोज एक ये स्टेम सेल है, इसने हमारे पास बनाए 10 आरबीसीज, लेकिन सारे के सारे सर्कुलेशन में नहीं आएंगे। लेट्स सपोज आते हैं 7, तो बाकी 3 की हो जाएगी एपोप्टोसिस। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी चाहती है कि जो प्रॉपरली मेच्योर आरबीसीज हैं या प्रॉपरली मेच्योर डब्ल्यूबीसीज हैं या प्रॉपरली मेच्योर प्लेटलेट्स हैं, सिर्फ वो सर्कुलेशन में आए। स्टेम सेल से बन तो ज़्यादा जाएंगे, लेकिन वो सारे मैचुरेशन तक नहीं पहुंचते। तो जो मैचुरेशन तक पहुंचते हैं वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं, जो इम्प्रॉपरली मैच्योर होते हैं उनकी वहाँ पर एपोप्टोसिस हो जाती है। तो ये चौथी एग्जांपल हो गई बोन मैरो। देन है हमारे पास जीआईटी। जीआईटी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनकी एपोप्टोसिस हो रही होती है, स्पेशली जो हमारे पास क्रिप्स ऑफ लिबर्कन हैं, क्रिप्स हैं। लेट्स सपोज ये एक क्रिप्ट है। जो क्रिप्स के बेजल सेल्स हैं, ये एक क्रिप्ट है, उसके अंदर ये जो बेजल सेल हैं इनकी प्रोलिफरेशन होती रहती है। ये सेल ऊपर माइग्रेट करते रहते हैं, इनकी हो गई प्रोलिफरेशन और ये माइग्रेट करते रहते हैं। यहाँ पर आकर फिर इनकी एपोप्टोसिस होती है एंड दे आर स्लफ्ड ऑफ एंड पास इनटू द स्टूल। तो स्टूल का मेजर कंपोनेंट है वो है स्लफ्ड ऑफ म्यूकोजल सेल्स, ये वाले, यानी जो सेल्स जीआईटी की लाइनिंग के स्लफ्ड हो चुके हैं वो, और माइक्रोब्स, ये स्टूल का बेसिक मेजर कंपोनेंट है। और साथ में अनडाइजेस्टेड मटेरियल और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो जीआईटी के ये सेल्स हैं क्रिप्स वाले, हमने एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं कि जीआईटी के कुछ सेल्स की एपोप्टोसिस हो रही होती है। एग्जांपल के तौर पर हमने लिया, लेट्स सपोज ये क्रिप्स हैं। क्रिप्स के जो बेजल सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं और जैसे सेल्स ऊपर माइग्रेट करते रहते हैं, जब यहाँ पर ल्यूमन पहुँचते हैं तो यहाँ पर उनकी एपोप्टोसिस होती है एंड दे आर स्लफ्ड ऑफ एंड पास इनटू द स्टूल। इसी तरह फिर छठी हमारे पास है स्किन। स्किन्स के अंदर भी सेल्स की ऐसे प्रोलिफरेशन होती रहती है और फिर उनकी सुपरफिशियल लेयर्स में माइग्रेशन होती है और फिर एपोप्टोसिस होती है। सो ये तमाम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनमें हमारे पास एपोप्टोसिस हो रही होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस, हार्मोनल विथड्रॉल, इम्यून सिस्टम, बोन मैरो, जीआईटी और स्किन। नाउ वी विल डिस्कस सम पैथोलॉजिकल कंडीशंस अंडर विच एपोप्टोसिस अकर्स। तो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन, पहली है सीवियर सेल इंजरी। किसी भी सेल को जब ऐसी इंजरी हो कि उसका जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो और वो रिपेयर भी ना हो सके, यानी ऐसा सेल है, लेट्स सपोज एक सेल है, उस पर इंजरी हुई उस सेल की और उसका जेनेटिक मटेरियल डैमेज हुआ। नॉर्मली कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल रिपेयर भी हो जाता है, लेकिन ऐसी सेल इंजरी जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो जाए और रिपेयर भी ना हो सके, तो उन सेल्स की हो जाती है एपोप्टोसिस। फॉर एग्जांपल रेडिएशंस की वजह से हो सकता है, थर्मल इंजरी हो सकती है, हाइपॉक्सिक इंजरी हो सकती है। रेडिएशंस, थर्मल इंजरी या हाइपॉक्सिक इंजरी, इन सब वजूहात की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से जब सेल की ऐसी इंजरी हो कि जेनेटिक मटेरियल रिपेयर के काबिल ना रहे, तो उन सेल्स की एपोप्टोसिस हो जाती है। तो उन सेल्स की क्यों एपोप्टोसिस होती है, उसका फ़ायदा क्या है? तो होता यूँ है कि अगर ऐसा सेल जिसका जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो चुका है, अल्टर्ड हो चुका है और वो रिपेयर के काबिल भी नहीं रहा, अगर उस सेल को हमारी बॉडी के अंदर ही रहने दिया जाए
तो वो बहुत सारे म्यूटेंट्स प्रोड्यूस करता रहता है और रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म समझ लें या कुछ भी समझ लें कि जब भी सीवियर सेल इंजरी हो और ऐसी इंजरी के जेनेटिक मटेरियल को जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर ना हो सके तो उन सेल्स की एपोप्टोसिस हो जाती है। लाइक वो रेडिएशंस की वजह से इंजरी हो सकती है, वो थर्मल इंजरी हो सकती है, वो हाइपोक्सिक इंजरी भी हो सकती है। देन हमारे पास है वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस, तो वायरल इन्फेक्शंस के केस में भी सेल की इंजरी हो जाती है, सेल की डेथ होती है, एपोप्टोसिस होती है। उसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रोल प्ले करते हैं, वो फिर एक अलग से डिटेल टॉपिक है। लेकिन वायरल इन्फेक्शंस जब होते हैं, लेट्स सपोज वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, तो कुछ जो लीवर के सेल्स हैं उनकी एपोप्टोसिस हो जाएगी और ये पैथोलॉजिकल कॉज है वायरल इन्फेक्शन। फिर तीसरा हमारे पास है व्हेन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। लेट्स सपोज ये एक ग्लैंड है, अब ये उसकी डक्ट है। अब ये डक्ट जो है किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, लेट्स सपोज यहाँ पर होगी उसकी ऑब्स्ट्रक्शन, और ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो यहाँ से जो मटेरियल था इनका वो आगे उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही, तो वो इधर ही अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इधर ही अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा और फिर वो इन एसिनार सेल्स पर प्रेशर डालेगा जिसकी वजह से उनकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। जब काफ़ी सारा मटेरियल इधर अकोमुलेट हो गया तो वो इनको कंप्रेस करेगा और इन सेल्स की एपोप्टोसिस हो जाएगी। सो एक काज ये है कि जब ग्लैंड्स की डक्ट्स काफ़ी लंबे अरसे के लिए ऑब्स्ट्रक्ट हो रहती हैं तो उनका मटेरियल अकोमुलेट हो जाता है क्योंकि आगे ड्रेनेज नहीं हो रही, और जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है उसके अकोमुलेशन की वजह से तो उन ग्लैंड्स के सेल पर वो प्रेशर डालता है, उनको कंप्रेस करता है और एज अ रिज़ल्ट उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है। और चौथा है हमारे पास इसी तरह जो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हुए काफ़ी अरसे तक, लेट्स सपोज कोई ऐसा ट्यूमर हुआ है जिसने यूरिथ्रा को ब्लॉक कर दिया है या यूरिटर को ब्लॉक कर दिया है, तो यूरिन की जो ड्रेनेज है वो आगे इम्पेयर हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अगर ये काफ़ी लंबे अरसे तक ब्लॉक रहे तो पीछे जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन्स हैं, उन पर प्रेशर बढ़ेगा और वो कंप्रेस होंगे और उनकी इंजरी हो जाएगी। तो बिल्कुल ये 3 फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर है जीन P53। जीन P53 क्या करती है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है, अब इसमें जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा है, लेट्स सपोज ये DNA रेप्लिकेट हो रहा है। अब इसके अंदर जब कोई एरर आ जाए, तो हमारे पास एक जीन होती है P53, ये जीन एक्टिवेट हो जाती है, और जब ये जीन एक्टिवेट होती है तो ये रिपेयर मैकेनिज्म्स को, रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट करती है, रिपेयर सिस्टम को। और वो रिपेयर सिस्टम जो है, रिपेयर मैकेनिज्म जो हैं, वो इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो म्यूटेशन आई है उसको क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये रिपेयर सिस्टम डैमेज हो, नॉन फंक्शनल हो जाए, तो P53 फिर क्या करेगी, अब उसने इस एरर को किसी ने ख़त्म तो करना है क्योंकि इसको छोड़ तो नहीं सकते, बहुत सारे वो नुकसान करेगा। तो अब रिपेयर सिस्टम तो नॉन फंक्शनल है, सही से काम नहीं कर रहा, फिर क्या करती है कि ये P53 जो है फिर एपोप्टोसिस करा देती है उन सेल्स की जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल अल्टर्ड हो। ये भी फिर एक डिटेल उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे मैकेनिज्म है कि वो कैसे कराती है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी हमने डिस्कस कर ली, कुछ पैथोलॉजिकल भी, कौन कौन सी, जब सीवियर सेल इंजरी हो और जेनेटिक मटेरियल रिपेयर के काबिल ना रहे, वायरल इन्फेक्शंस, जब ग्लैंड्स की डक्ट्स लंबे अरसे के लिए ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएं, और P53। So these were few physiological and pathological conditions under which apoptosis occurs.